never have thought this. Yet he has sort of become, he feels more comfortable in the southern sort of atmosphere. Paradigm, in terms of political culture and language. Very interesting, very interesting. Madhavan, what do you think? Your thoughts on this issue? You should unmute yourself, Madhavan. हाँ, हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? Yes. हाँ, देखिए राहुल, आई डोंट नो आशुतोष भी हैं कि नहीं, मैं पुराने दिनों को यादें ताजा कर रहा था। विश्वनाथ सिंह प्रताप सिंह आज बहुत याद आए, इसलिए कि जो भी आजकल हो रहा है राहुल गांधी के साथ, कभी हमने सोचा नहीं होगा कि इतिहास ऐसा करवट लेगा कि वीपी सिंह के विचारों को राहुल गांधी अपनाएंगे और वायनाड से लेकर रायबरेली तक, यानी कि लखनऊ के करीब तक ले आएंगे। जो भी हो रहा है आजकल कांग्रेस की राजनीति को लेते हुए, उसको मैं, जैसे भाजपा ने काशी तमिलनाडु संगमम का, क्या कहते हैं उसे, उन्होंने दक्षिण और उत्तर के जो उन्होंने काशी तमिल संगम समीकरण किया, तो काशी तमिल संगम की बात की। जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उसको मैं एक नया नाम देना चाहूंगा, उसको कहूंगा लोहिया अन्ना संगमम। कि अन्नादुरै के जो विचारधारा है, जिसे द्राविड़ मॉडल के नाम से स्टालिन मशहूर कर रहे हैं, उसको अपनाकर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में लाना चाह रहे हैं। उसमें 1, 2, 3 बहुत ही मैं दिलचस्प बातें आज कहना चाहूंगा। एक तरफ मैं कहूंगा कि सब कुछ बदल कर भी कुछ नहीं बदला, उसके लिए मैं इतिहास के पन्नों पर मैं ले जाऊंगा। अभी आशुतोष को मैं मतलब से कह रहा था कि वीपी सिंह बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि सब भूल गए कि जब हम पिछले साल जब कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन के में बहुत मसरूफ थे, तब वीपी सिंह का एक स्टैचू चेन्नई के बीच में स्टालिन द्वारा उद्घाटन किया गया। वीपी सिंह को दक्षिण वाले भूले नहीं, वो अपना नेता मानते हैं। उनके विचारधारा जो है, बहुजन समाज पार्टी की जो कांशीराम की जो एक तस्वुर था, एक इमेजिनेशन था, उसको डीएमके और कांग्रेस मिलकर आजकल साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें राहुल गांधी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि सब कुछ बदलकर कुछ नहीं बदला, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में तमिलनाडु के आवड़ी शहर में समाजवादी सिद्धांतों की बात की, जो आवड़ी रेसोल्यूशन बहुत मशहूर है। तो तमिलनाडु, पहली बार नहीं कि कांग्रेस तमिलनाडु से प्रभावित होकर पूरे देश को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी बात, 1967 और 69 के बीच में जब इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया से लेकर के बिल्कुल मतलब ताकतवर प्रधानमंत्री बनी, तो तब भी द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम का साथ लेकर ही आई थी। तो तब सवाल यह है कि क्या अंतर क्या है तब और अब में? तब जो था, कांग्रेस आर्थिक वामपंथी के साथ जुड़ना चाहता था, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थे, और कुछ हद तक नेशनलाइजेशन, बैंकों के जो राष्ट्रीयकरण हुआ, उस दौर की बात कर रहा हूं। अब नेहरू भी आर्थिक वामपंथी का साथ लेते जा रहे थे। हालांकि ये बात है कि कम्युनिस्ट सरकार को उन्होंने बर्खास्त किया, उसको लेकर के कुछ चर्चाएं हुई। मगर अब जो राहुल गांधी की पर्सनल पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखें, जो ज्यादा लोग देखते नहीं है, सोचते नहीं है, खामखाम जो हमें उनको समझ में नहीं आता, उसको लेकर के राहुल गांधी को चिढ़ाते हैं या तो मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि उनके जो लफ्ज जो चुनते हैं, जो शब्द वो चुनते हैं, वो कुछ अजीब से हैं। अगर मैं उनके पास बैठ के इसका तर्जुमा करूं या टिप्पणी करूं तो लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, मैं आज कुछ थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट बोलूंगा, माफी चाहता हूं, मगर उसको गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के ग्रेजुएट थे। उन्होंने केमिस्ट्री का काफी उल्लेख किया, जैसे आप अखिलेश और राहुल की केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, मैं भी वही सोच रहा था उससे पहले।
तो वो क्रिस्टलाइजेशन कहते थे, या तो कहते थे कि रीअलाइनमेंट ऑफ सोशल फोर्सेस। वो वीपी सिंह ने इकोनॉमिक लेफ्ट से सोशल लेफ्ट तक, यानी कि आर्थिक वामपंथी से सामाजिक वामपंथी की ओर राजनीति को खींचाने की कोशिश की। तब कांग्रेस मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो सत्ता में होते हो ना, तो आपको सामाजिक दिशा में सामाजिक परिवर्तन के कुछ पहलू या तो नजर नहीं आते, या तो उनको मानने के लिए एक हिचक होती है। तो वो हिचक थोड़ा थोड़ा करके दूर होने लगा। राहुल गांधी की बात लें तो पहले भट्टा प्रसौल में उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया, फिर उड़ीसा में पहुंच गए, वहां भी आदिवासियों के लिए आंदोलन किया। तो ये नई बात नहीं है कि राहुल गांधी सामाजिक वामपंथी से पहले जो ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित और आदिवासी से जुड़े हुए राजनीति करते थे, उसको पिछड़े वर्गों से भी जोड़ने का काम अभी किया है, और खास करके कास्ट सेंसस, जनगणना, जाति गणना के साथ। तो वो थोड़ा थोड़ा करके वीपी सिंह के विचारों को अपनाते हुए, और जो उसका ओरिजिन जो आप देखेंगे तो लोहिया के साथ, राम मनोहर लोहिया के साथ है। तो अन्नादुरै उस तरफ, देवराज और अन्नादुरै दक्षिण में क्या कहते हैं, जैसे मंडल पॉलिटिक्स उत्तर में कहते हैं, समुदाय और जाति से जुड़े हुए हिस्से की और सामाजिक न्याय की जो बातें करते आ रहे थे, जो उत्तर और दक्षिण का एक समीकरण करवा दिया। इसमें एक तरफ स्टालिन और राहुल गांधी की केमिस्ट्री है, दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल की केमिस्ट्री है। उसमें दूसरी बात ये आती है कि अखिलेश एक मॉडर्न किस्म के लोहियावादी हैं। तो उनकी पर्सनालिटी, शख्सियत जो है वो, मुलायम सिंह को तो हम जानते हैं, आज बहुत याद आया जब ईवीएम की बात हुई तो हम मुलायम सिंह यादव को तो एक पहलवान माना जाता था, एक गांव का नेता मानते थे उसे, मगर विचारधारा में वो लोहियावादी थे। और उस लोहियावादी को मॉडर्नाइज किया वीपी सिंह ने, और उस मॉडर्नाइजेशन को राहुल गांधी ने अपना लिया और इसको लेकर के चले। ये हुए सामाजिक बेस इसके लिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं सुगता से थोड़ा हटके विचार अपना रखना चाहता हूं। ये इसमें मुझे सामाजिक परिवर्तन के लक्षण नजर आते हैं और उसके साथ जुड़े हुए। बट माधवन, इसमें सवाल इस बात को लेकर ये है कि आपको यूपी के अंदर कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करना है, और यूपी में पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2% वोट मिले थे, और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें लोकसभा में जीतने को मिली हैं। लेकिन ये कहा जाएगा कि वो तो अखिलेश यादव की मदद से जीते हैं। तो क्या ये जो फॉर्मूला, जो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्या ये केमिस्ट्री वाकई यूपी में कांग्रेस को खड़ा कर पाएगी? नहीं खड़ा, पर अगर खड़ा करेगी तो अखिलेश यादव से उसका टकराव होगा, क्योंकि दोनों का सोशल बेस तो एक ही होगा। नहीं, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। सुगता ने भी इसी पर इशारा किया था। मैं उसको मगर अलग नजरिए से देखता हूं। एक तो यह है कि मायावती की बात भी करनी चाहिए। दलित वोट जो है उत्तर प्रदेश में फ्लूइड बन चुका है। एक जमाने में लगभग ट्रांसफर हो चुका था कांग्रेस का हरिजन वोट, तथाकथित हरिजन वोट, मायावती और कांशीराम का दलित वोट बनकर अलग से जम गया था। और 1993 की बात है कि कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी और मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के बीच में एक बहुत बढ़िया कोalition बना था, बहुत वो सफल भी रहे। तब गंगाचरण राजपूत जो थे, एमपी थे, वो मुझसे एक दिन पार्लियामेंट में कहने लग गए, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, घोड़े और घास का रिश्ता है। क्योंकि लैंडलेस लेबरर्स होते थे दलित, और यादव लोग तो जमींदार, बहुत बड़े ना हो तो भी जमींदार ही थे, मतलब छोटे जमींदार मानते थे, या तो लैंडेड किसान माने जाते थे। अब 30 साल में आर्थिक परिवर्तन इतना हुआ है कि यादव जो लोग हैं प्रोफेशंस में काफी आने लग गए हैं, और दलित भी आजकल प्रोफेशन में आने लग गए हैं। जब एक तरफ हालांकि फेलियर हो गया, असफल रहा, मगर मायावती और अखिलेश में केमिस्ट्री बढ़ गई थी। अब मायावती का वोट फ्लूइड हो गया, तो दलित वोट फ्लूइड हो गया, यादव वोट मॉडर्नाइज हो गया। इस संदर्भ में जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आते हैं, एक तरफ उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, और अखिलेश यादव जिनके पिता मुलायम जो है अंग्रेजी विरोधी राजनीति करते थे, वो आजकल अंग्रेजी स्कूल चलाने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। भारत, ये आर्थिक सुधार के बाद उत्तर प्रदेश बदल गया है, मॉडर्नाइज। आजकल नीचे से ग्रास रूट से डिमांड आता है, हमें अंग्रेजी सिखाइए, हमें इंजीनियर बनाइए। जो तमिलनाडु में जो हुआ है हमारे वहां भी कीजिए। तो एक तरफ पिज्जा बेस बन गया, टॉपिंग की बात आ रही है। तो अगर पराठे का मेटाफोर सुनना चाहें तो आप कहेंगे पराठा हो गया, अब आलू लगेगा कि गोभी देखना है।
अब मेरा ये कहना है कि कांग्रेस जो है 30 साल से अडवाणी जी के रथ यात्रा के दिनों से मैं यही सुनते आ रहा हूं कि कांग्रेस नंबर 3 या 4 पे है उत्तर प्रदेश में। तो उनको अपनी औकात मालूम होनी चाहिए, मगर औकात इस बार कोalition के अंग बनकर आना चाहिए। मान लीजिए जैसे एमजीआर और इंदिरा गांधी के जमाने में 67-33 का फॉर्मूला होता था। तमिलनाडु में जब असेंबली इलेक्शन हो तो 67% आपको अन्ना द्रमुक को मिलेगा, एमजीआर को। जब लोकसभा के चुनाव हो तो कांग्रेस को मिलेगा। वो काफी स्टेबल अरेंजमेंट था कि असेंबली तुम्हारा, लोकसभा हमारा। तो उस टाइप का अरेंजमेंट अगर मुलायम के साथ बनाने की कोशिश करें और अहंकार को छोड़कर पुराने, जैसे शरद पवार कहते थे ना, पुराने और शतरंज के खिलाड़ी वाले जमींदार की बात ना करे, तो मुझे इसमें तालमेल बनाने के आसार नजर आ रहे हैं। और उसमें तीसरी बात, एक बहुत दिलचस्प बात कहना चाहता हूं, प्लीज गो अहेड। केमिस्ट्री में एक बात आती है जिसको कहते हैं कैटलिस्ट। दो सब्सटेंस मिल नहीं सकते एक दूसरे से, मगर अगर जब तीसरा सब्सटेंस आता है तो उसको कैटलिस्ट के रूप में मानकर उन दोनों की केमिस्ट्री बढ़ जाती है। जब दलित बेस्ड मायावती, बहुजन समाज पार्टी, या तो कोई भी दलित वोट कहे, चंद्रशेखर यादव आजाद कह सकता है क्योंकि अभी फ्लूइड है सिचुएशन। दूसरी तरफ यादव और पिछड़ों की जो अभी पीडीएफ फॉर्मूला बनाया है उसने, अखिलेश ने, इसके बीच में तालमेल बनाने के लिए कांग्रेस की जो कैटलिटिक क्वालिटी, गुणवत्ता बहुत अच्छी है। अगर अपने आप को कैटलिस्ट मानकर वो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी उतरेंगे, एक तरफ रायबरेली की शान है, दूसरी तरफ गांधी फैमिली का ब्रांड है, और सामाजिक परिवर्तन के जो कुछ आइडियोलॉजिकल विचारधारा वाली बेस भी है, उस पर अगर वो कैटलिस्ट बनकर, ना कि साम्राज्यवादी तत्व बनकर आएंगे, तो काफी आसार नजर आते हैं। मगर अपनी भूमिका को माधवन, बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉलिटिकल केमिस्ट्री खड़ी कर दी यहाँ पे। और आई एम श्योर अगर राहुल गांधी अगर इसको सुन रहे होंगे तो उनको बड़ा मजा भी आ रहा होगा, उनको समझ में आ रहा होगा कि एक नई थियरी आपने दी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।